Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 12th November in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is National Agricultural Higher Education Policy. ICAR has recently launched rupees 1100 crore ambitious National Agricultural Higher Education Project NAHEP. जो ICAR है उसने रिसेंटली लॉन्च किया है रुपीज 1100 करोड़ का एम्बिशियस नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट को. इट एम टू अट्रैक्ट टैलेंट एंड स्ट्रेंथन हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन इन द कंट्री. इसका मकसद है कि ये अट्रैक्ट करे टैलेंट को और मजबूत बनाए जो हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन है कंट्री का. इट इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड द इंडियन गवर्नमेंट ऑन ए 50-50 बेसिस. इसको फंड किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 50-50 बेसिस में. द ऑब्जेक्टिव ऑफ NAHEP फॉर इंडिया इज टू सपोर्ट पार्टिसिपेटिंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज and ICAR in providing more relevant and higher quality education to agriculture university students. जो ऑब्जेक्टिव है NAHEP फॉर इंडिया के लिए कि वो सपोर्ट करे पार्टिसिपेटिंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को और जो ICAR है वो प्रोवाइड करे मोर रिलीवेंट और हायर क्वालिटी एजुकेशन दे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को. इसके साथ साथ 4 ईयर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी और फॉरेस्ट्री भी डिक्लेयर किया गया कि प्रोफेशनल डिग्री होंगे. द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू प्रोवाइड मोर रिलीवेंट एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट दैट इज इन ट्यून विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का कि ये प्रोवाइड करे मोर रिलीवेंट और हाई क्वालिटी एजुकेशन दे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को जो कि इन ट्यून हो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का उसके हिसाब से. इट इज सेट टू ब्रिंग एकेडमिक क्रेडिट बैंक एंड डिग्री प्रोग्राम विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन टू द 74 यूनिवर्सिटीज फोकस ऑन क्रॉप साइंस, फिशरीज, वेटिनरी एंड डायरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च. ये जो है वो ब्रिंग करेगा एकेडमिक क्रेडिट बैंक और डिग्री प्रोग्राम होगा जिसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन होंगे जो 74 यूनिवर्सिटीज है उसमें. और ये फोकस करेगा क्रॉप साइंस में, फिशरीज पे, वेटिनरी पे, डायरी ट्रेनिंग और रिसर्च पे. NAHEP जो है उन्होंने लॉन्च किया है स्टूडेंट रेडी रूरल इंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना को भी. द प्रोग्राम रिक्वायर ऑल स्टूडेंट टू अंडरटेक अ 6 मंथ इंटर्नशिप. ये जो प्रोग्राम है वो रिक्वायर करता है कि सारे स्टूडेंट 6 मंथ का इंटर्नशिप ले. द इंटर्नशिप इज प्रोवाइडेड यूजुअली इन देयर 4th ईयर टू गेन हैंड ऑन ट्रेनिंग, रूरल अवेयरनेस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड रिसर्च एक्सपर्टाइज एंड इंटरप्रेन्योरशिप स्किल. जो इंटर्नशिप है वो प्रोवाइड किया जाएगा यूजुअली 4th ईयर में. किस लिए? ताकि वो गेन कर सके हैंड ऑन ट्रेनिंग को, रूरल अवेयरनेस समझ सके, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कर सके, रिसर्च एक्सपर्टाइज हो सके और इंटरप्रेन्योरशिप स्किल को सीख सके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलावरम प्रोजेक्ट. द डैम इज बीइंग बिल्ट अक्रॉस द गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश. ये जो डैम है वो बनाया जा रहा है अक्रॉस गोदावरी रिवर पे आंध्र प्रदेश के. इट विल फैसिलिटेट एन इंटर बेसिन ट्रांसफर टू कृष्णा रिवर बेसिन थ्रू द राइट कैनाल. ये फैसिलिटेट करेगा इंटर बेसिन ट्रांसफर कृष्णा रिवर बेसिन के द्वारा राइट कैनाल के. इट रिजर्वॉयर स्प्रेड इन पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा स्टेट ऑल्सो. इसका जो रिजर्वॉयर है वो स्प्रेड कर रहा है छत्तीसगढ़ और ओडिशा स्टेट में भी. द प्रोजेक्ट इज ए मल्टीपर्पज मेजर टर्मिनल रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, हाइड्रो पावर एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज. ये जो प्रोजेक्ट है ये एक मल्टीपर्पज मेजर टर्मिनल रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट है ताकि डेवलप किया जा सके इरिगेशन को, हाइड्रो पावर को और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज को. The project was accorded national status in 2014 in Andhra Pradesh Bifurcation Act and its design was changed. जो प्रोजेक्ट है इसको अकॉर्ड किया गया था नेशनल स्टेटस 2014 में आंध्र प्रदेश बाइफर्केशन एक्ट में. इसका डिजाइन जो है कुछ चेंज हुआ है. न्यूज में क्यों आया? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली सेड दैट इट इज प्लानिंग टू कंप्लीट द पोलावरम प्रोजेक्ट बाय 2022 खरीफ सीजन एंड 6 अदर प्रोजेक्ट. वमसाधरे फेज 2, वमसाधरे नागावली लिंक, ओल्ड टनल 2, वेलुगोंडा फेज 1 एंड नेलोर एंड संगम बैरेज इन 2020-21. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा है कि वो प्लान कर रहा है वो कंप्लीट कर देगा पोलावरम प्रोजेक्ट को 2022 के खरीफ सीजन के पहले. और 6 अदर प्रोजेक्ट भी साथ साथ वो इस प्रकार है: वमसाधरे फेज 2, वमसाधरे नागावली लिंक, ओक टनल 2, वेलुगोंडा फेज 1 और नेलोर एंड संगम बैरेज तक 2020-21 में. ये आप देख सकते हैं पोलावरम प्रोजेक्ट को. ये इधर वेस्ट गोदावरी हो गया, ऊपर में आपका ईस्ट गोदावरी है. नेक्स्ट, Pfizer vaccine. A vaccine jointly developed by Pfizer and BioNTech was 90% effective in preventing COVID-19 infection in ongoing phase 3 trial.
जो एक वैक्सीन है जिसको कि जॉइंटली डेवलप किया गया है पिफिजर एंड बायोएनटेक के द्वारा, वो 90% इफेक्टिव है प्रिवेंट करने में कोविड-19 इन्फेक्शन को। इन ऑनगोइंग फेज 3 ट्रायल्स पे जा रहा है। ड्यूरिंग फेज 3 वैक्सीन ट्रायल द एम्फेसिस फॉर ड्रग मेकर इज ऑन बोथ डिटरमाइनिंग द एफिकेसी एंड द सेफ्टी ऑफ ए वैक्सीन। जो फेज 3 वैक्सीन का ट्रायल होता है इसमें फोकस होता है ड्रग मेकर के द्वारा कि वो डिटरमाइन करे ये कितना ज्यादा इफिशियंट और कितना सेफ है वैक्सीन। This is done so that explicit data can be presented to the various global and national bodies which govern the approval and registering of drug। ये इसलिए किया जाता है ताकि एक्सप्लिसिट डाटा को प्रेजेंट किया जा सके वेरियस ग्लोबल और नेशनल बॉडीज के सामने जो कि गवर्न कर रहा है, जो अप्रूवल देंगे और रजिस्टर करेंगे इस ड्रग्स को। इफ द वैक्सीन इज डिटरमाइन इफेक्टिव एंड रिलेटिवली सेफ इट विल बी अप्रूव फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वैक्सीन डिटरमाइंड हो जाए कि ये इफेक्टिव और सेफ है तो इसको अप्रूव कर दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। द पिफिजर एंड बायोएनटेक वैक्सीन यूजेस messenger RNA technology which relies on synthetic genes that can be generated and manufactured in week and produced at scale more rapidly than conventional vaccine। the Pfizer and BioNTech vaccine जो है वो यूज करता है मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी को जो कि डिपेंड कर रहा है सिंथेटिक जीन्स पे, जिसको कि जनरेट किया जा सकता है, मैन्युफैक्चर किया जा सकता है वीक के अंदर और प्रोड्यूस किया जा सकता है मोर रैपिडली देन किसी भी कन्वेंशनल वैक्सीन के। Unlike traditional vaccine, whose work by training the body to recognize and kill protein produced by pathogen, mRNA tricks the patient immune system to produce viral protein itself। The protein are harmless but sufficient to provide a robust immune response। जैसे कि ट्रेडिशनल वैक्सीन होता है जो कि वर्क करता है, ट्रेन करता है बॉडी को कि वो रिकॉग्नाइज करे और किल करे प्रोटीन को जो कि प्रोड्यूस किया गया है पैथोजन के द्वारा। एमआरएनए जो है वो ट्रिक करता है पेशेंट के इम्यून सिस्टम को कि वो प्रोड्यूस करे वायरल प्रोटीन खुद से। ये जो प्रोटीन है वो हार्मलेस होता है लेकिन सफिशियंट होता है कि एक रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स दे सके। चैलेंजेस क्या है? पिफिजर कोविड-19 वैक्सीन इज अमंग द वंस रिक्वायरिंग स्टोरेज एट अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर बट बिलियंस ऑफ पीपल आर इन कंट्रीज दैट डोंट हैव द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेंटेन द कोल्ड चेन फॉर either existing vaccine और more conventional कोरोना वायरस कैंडिडेट। जो पिफिजर कोविड-19 वैक्सीन है वो अमंग द वंस है जिसको कि स्टोरेज की जरूरत है अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर पे, लेकिन बिलियंस ऑफ पीपल जो अलग अलग कंट्रीज में उनके पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मेंटेन कर सके जो कोल्ड चेन की जरूरत है एग्जिस्टिंग वैक्सीन को स्टोर करने के लिए और मोर कन्वेंशनल कोरोना वायरस कैंडिडेट के लिए। और क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि किस तरीके से ये लॉन्ग वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड प्रोटेक्शन करेगा, इसके लेके भी शंका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC। Fourth edition of the India Mobile Congress was inaugurated recently to be held virtually this year given the ongoing pandemic। जो फोर्थ एडिशन है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का वो हाल ही में इनोग्रेट किया गया है। ये जो है वर्चुअली हुआ है ऑनगोइंग पेंडेमिक को देखते हुए। इसका थीम क्या है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इस साल का? इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट वन, सिक्योर वन, सस्टेनेबल। कि इसका थीम है इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है वो जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। IMC is considered the largest digital technology forum in Asia for bringing together the industry, government, academia and other ecosystem players to discuss the latest industry technology trend around major themes such as 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग एक्सेट्रा। जो IMC है वो कंसिडर कर रहा है जो लार्ज डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है एशिया पे और वो ला रहा है एक साथ अलग अलग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एकेडमिया को और अदर इकोसिस्टम प्लेयर्स को कि वो डिस्कस करे लेटर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी को अराउंड मेजर थीम्स में जैसे कि 5G हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा GRACE-FO मिशन। The Gravity Recovery and Climate Experiment follow on GRACE-FO mission, launched in 2018 in a partnership with NASA and German Research Center for Geoscience। जो ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन GRACE-FO मिशन है उसको लॉन्च किया गया था 2018 में पार्टनरशिप विद नासा और जर्मन रिसर्च सेंटर्स फॉर जियो साइंस के द्वारा। इट इज अ सक्सेसर टू द ओरिजिनल ग्रेस मिशन विच ऑर्बिटेड अर्थ फ्रॉम 2002 टू 2017। ये सक्सेसर है जो ओरिजिनल ग्रेस मिशन है उसका जो कि ऑर्बिट कर रहा था अर्थ को फ्रॉम 2002 टू 2017 तक। इट कैरीज ऑन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल वर्क ऑफ इट प्रीडेसर व्हाइल टेस्टिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी डिजाइन टू ड्रामेटिकली इंप्रूव द ऑलरेडी रिमार्केबल प्रिसीजन ऑफ इट मेजरमेंट सिस्टम। ये जो है वो कैरी करेगा एक्सट्रीमली सक्सेसफुल वर्क अपने प्रीडेसर के कंपैरिजन में जब वो टेस्ट करेगा न्यू टेक्नोलॉजी जिसको कि डिजाइन किया गया है ड्रामेटिकली इंप्रूव करने के लिए पहले से रिमार्केबल प्रिसीजन और मेजरमेंट सिस्टम के साथ। द GRACE-FO मिशन हैज मैप्ड डेविएशन इन अर्थ सरफेस mass and spatial variation in the rate of sea level rise between 1993 and 2018 using altimetric and gravimetric analysis। जो
FO मिशन है उसने मैप किया जो डेविएशन हुआ अर्थ के सरफेस के मास पे और स्पेशियल वेरिएशन हुआ रेट ऑफ सी लेवल राइज पे बिटवीन 1993 टू 2018 के बीच में, यूज करते हुए एल्टीमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को। अब हम ये एनालिसिस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एल्टीमेट्रिक स्टडी। एल्टीमेट्री मिशन आर यूज टू नो द ओशियन सरफेस टोपोग्राफी, द शेप एंड हाइट ऑफ द ओशियन पीक एंड वैली। जो एल्टीमेट्री मिशन होता है उसका यूज किया जाता है जानने के लिए ओशियन सरफेस के टोपोग्राफी को, जो शेप और हाइट होता है ओशियन के पीक और वैलीज के। रडार एल्टीमीटर कंटिन्यूअली सेंड आउट पल्सेस ऑफ रेडियो वेव that bounce off the surface of the ocean and reflect back towards satellite। जो रडार एल्टीमीटर होता है वो कंटिन्यूअसली सेंड करता है पल्सेस ऑफ रेडियो वेव को, जो कि बाउंस ऑफ हो जाता है सरफेस से ओशियन का, रिफ्लेक्ट बैक चला जाता है सैटेलाइट की तरफ। The instrument calculate the time it take for the signal to return while also tracking the precise location of the satellite in space. From this, scientists can derive the height of the sea surface directly underneath the satellite। ये जो इंस्ट्रूमेंट वो कैलकुलेट करता है जो टाइम लगता है सिग्नल को वापस जाने में, और साथ साथ वो ट्रैक भी करता है जो प्रिसाइज लोकेशन है सैटेलाइट का स्पेस में। इससे साइंटिस्ट जो है वो डिराइव कर सकते हैं जो हाइट है सी सरफेस का डायरेक्टली अंडरनीथ द सैटेलाइट। अब जो दूसरा था हमारा ग्रेविमेट्रिक स्टडी। ग्रेविमेट्री इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग आइस ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ पेयर ऑफ सैटेलाइट। इट हेल्प एस्टिमेट आइस लॉस एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू सी लेवल राइज। जो ग्रेविमेट्री है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि यूज किया जाता है आइस ग्रेविटेशनल पुल को ऑन अ पेयर ऑफ सैटेलाइट में। ये मदद करता है एस्टिमेट करने में कि कितना आइस लॉस हुआ है और इसके कारण कितना सी लेवल में राइज हुआ है। द ट्विन सैटेलाइट इन ईच मिशन डिटेक्ट सब्टल शिफ्ट इन अर्थ ग्रेविटेट फील्ड। ये जो ट्विन सैटेलाइट है दोनों मिशन में डिटेक्ट करते हैं जो सब्टल शिफ्ट हुआ है अर्थ के ग्रेविटी फील्ड पे। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिटरमाइंड बाय मास, सो चेंज इन अर्थ ग्रेविटी फील्ड इंडिकेट अ चेंज ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन इन मास। जो स्ट्रेंथ है ग्रेविटेशनल फोर्स का उसको डिटरमाइन किया जाता है मास के द्वारा, और जो चेंजेस होते हैं अर्थ के ग्रेविटी फील्ड में वो इंडिकेट करते हैं कि चेंज हुआ है वह रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है मास में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये PIB का न्यूज है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑल्सो नोन एज ITAT is an important statutory body in the field of direct tax and its order are accepted as final on finding of fact। जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल है जिसको कि हम ITAT भी कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के, और इसका ऑर्डर जो है वो एक्सेप्टेड है, वो फाइनल है और फाइंडिंग और फैक्ट पे। ITAT was first tribunal to be created on 25 January 1941 and is also known as मॉडल ट्राइब्यूनल। ITAT जो है वो पहला ट्राइब्यूनल था जिसको कि क्रिएट किया गया था 25 जनवरी 1941 में, और इसको मॉडल ट्राइब्यूनल भी कहते हैं। Starting with 3 benches at Delhi, Bombay and Calcutta, it has now grown to 63 benches and 2 circuit benches spread across 30 cities of India। जो स्टार्ट हुआ था इसका पहले 3 बेंच था दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता पे, अब इसके 63 बेंचेस है और 2 सर्किट बेंचेस है जो कि स्प्रेड कर रहे हैं 30 सिटीज में इंडिया के। With a view to ensuring highest degree of independence of ITAT, it functions under the Department of Legal Affairs in the Ministry of Law and Justice and is kept away from any kind of control by Ministry of Finance। ध्यान में इसको रखते हुए कि इसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस मिले ITAT को, ये फंक्शन करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के, और इसको अलग रखा गया है कंट्रोल से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। अब इसका फंक्शनिंग को हम जान ले। इट इज द सेकंड एपीलेट अथॉरिटी अंडर द डायरेक्ट टैक्स एंड फर्स्ट इंडिपेंडेंट फोरम इन इट एपीलेट हायरकी। ये सेकंड एपीलेट अथॉरिटी है डायरेक्ट टैक्स के मैटर पे और पहला इंडिपेंडेंट फोरम है एपीलेट हायरकी के मैटर में। द ऑर्डर पास बाय द ITAT कैन बी सब्जेक्ट टू एपीलेट चैलेंजेस ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बिफोर द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। जो ऑर्डर पास किया गया ITAT के द्वारा वो सब्जेक्ट है कि एपीलेट चैलेंज किया जा सकता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा अगर तो रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में। मॉनिटरी लिमिट फॉर डिसाइडिंग एन अपील बाय ए सिंगल मेंबर बेंच ऑफ ITAT इनहेंस फ्रॉम 15 लाख टू 50 लाख इन 2016 यूनियन बजट। और जो मॉनिटरी लिमिट था डिसाइड करने के लिए जो अपील का सिंगल मेंबर बेंच के लिए ITAT का, उसको बढ़ा दिया गया 15 लाख से 50 लाख कर दिया गया 2016 के यूनियन बजट में। न्यूज में क्यों आया? तो प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द ऑफिस कम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल एट कलकत्ता इन ओडिशा, कटक इन ओडिशा सॉरी। जो प्राइम मिनिस्टर है वो इनॉग्रेट कर रहे हैं जो ऑफिस कम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल का कटक में ओडिशा के, इस कारण ये न्यूज में आया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड। The annual Urban Mobility India Conference and Expo is a flagship event held under the aegis of Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India। जो एनुअल अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस है और एक्सपो एक फ्लैगशिप इवेंट है जो कि अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होता है। द जेनेसिस ऑफ अर्बन मोबिलिटी
India is a from National Urban Transport Policy of Government of India 2006. जो जेनेसिस है अर्बन मोबिलिटी इंडिया का, उसको हम ट्रेस बैक कर सकते हैं नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006 से. इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डेलीगेट टू इंटरेक्ट विद अदर प्रोफेशनल, एक्सपर्ट, एकेडमिशिया, इंडस्ट्रीज, सिविल सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर स्टेक होल्डर इन अर्बन ट्रांसपोर्ट. ये एक प्लेटफॉर्म है डेलीगेट का जो कि इंटरेक्ट करे अदर प्रोफेशनल के साथ, एक्सपर्ट के साथ, एकेडमिया, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, सर्विस प्रोवाइडर और जो अदर स्टेक होल्डर है अर्बन ट्रांसपोर्ट में, उन सबके साथ इंटरेक्ट करने के लिए. थीम क्या है 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया का? तो एमर्जिंग ट्रेंड इन अर्बन मोबिलिटी, जो एमर्जिंग ट्रेंड है अर्बन मोबिलिटी का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैफरॉन, जो कि पीआईबी का न्यूज है. The saffron bowl, which was so far confined to Kashmir, may soon expand to northeast of India. Plant from seed transported from Kashmir to Sikkim and acclimatized. These are now flowering in Yangyang in the southern part of northeast state. जो सैफरन बॉल जिसको कि कन्फाइंड था पहले कश्मीर में, अब बहुत जल्द ये एक्सपेंड करेगा नॉर्थ ईस्ट में भी इंडिया के. जो प्लांट का सीड था उसको ट्रांसपोर्ट किया गया कश्मीर से सिक्किम में और एक्समिलेट किया गया, वो फ्लावर कर रहा है यांगयांग जो कि साउथर्न पार्ट में नॉर्थ ईस्ट स्टेट के. Saffron production had long been restricted to a limited geographical area in the Union Territory of Jammu and Kashmir. जो सैफरन प्रोडक्शन था लंबे समय से ये रेस्ट्रिक्टेड था लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में ही, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के. पेम्पोर रीजन इन इंडिया कॉमनली नोन एज सैफरन बॉल ऑफ कश्मीर. जो पेम्पोर रीजन था इंडिया का उसको कॉमनली सैफरन बॉल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था और वो मेन कंट्रीब्यूटर था सैफरन प्रोडक्ट का, फॉलोड बाय बुडगाम, श्रीनगर एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के. Through the national mission on saffron, focused on several measures to improve its farming. The measures were still limited to the specified area of Kashmir. जो नेशनल मिशन ऑन सैफरन था जो कि फोकस कर रहा था बहुत सारे मेजर्स में ताकि इम्प्रूव किया जा सके इसके फार्मिंग को, उसके बावजूद ये जो था लिमिटेड था स्पेसिफाइड एरिया में ही कश्मीर के. नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिच नेक्टर एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. ये सपोर्ट कर रहा है एक पायलट प्रोजेक्ट को जो कि एक्सप्लोर करेगा जो फिजिबिलिटी है ग्रोइंग सैफरन का नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया के विद द सेम क्वालिटी एंड हायर क्वांटिटी पे. The Botany and Horticultural Department of Sikkim Central University carry out tests to understand the soil and actual pH condition of Yangyang of Sikkim and found it comparable to saffron growing places of Kashmir. जो बॉटनी एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, वो टेस्ट कर रहा है, समझ रहा है सॉइल को और एक्चुअल पीएच कंडीशन यांगयांग ऑफ सिक्किम का, ताकि इसको कंपेरेबल बनाया जा सके जो सैफरन ग्रोइंग प्लेस है कश्मीर के उससे. नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है वारली आर्ट. वारली इज ए ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र. इस रूट कैन बी ट्रेस्ड टू इज अर्ली एज 10th century AD. जो वारली है वो एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है महाराष्ट्र का और इसके रूट को हम देख सकते हैं अर्ली 10th century AD से. इट इज ड्रॉन बाय वारली ट्राइब हु आर इंडिजिनस ट्राइब लिविंग इन द माउंटेनियस एज वेल एज कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात बॉर्डर एंड सराउंडिंग एरिया. ये जो है ड्रॉन किया जाता है वारली ट्राइब के द्वारा जो कि एक इंडिजिनस ट्राइब है जो कि रहते हैं माउंटेनियस और कोस्टल एरिया में महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर के और उसके सराउंडिंग एरिया के. They speak an unwritten Warli language which belong to the southern zone of the Indo-Aryan language. वो स्पीक करते हैं एक अनरिटन वारली लैंग्वेज को जो कि बिलोंग करता है साउथर्न जोन से इंडो आर्यन लैंग्वेज का. वारली पेंटिंग आर मेनली डोमिनेटेड बाय बेसिक ज्योमेट्रिक शेप लाइक सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर. जो वारली पेंटिंग उसमें हम देख सकते हैं कि डोमिनेशन है बेसिक ज्योमेट्रिक शेप का, सर्कल का, ट्रायंगल का, स्क्वायर का. इन वारली पेंटिंग द सर्कल रिप्रेजेंट द सन एंड मून, ट्रायंगल रिप्रेजेंट द माउंटेन एंड स्क्वायर आर कंसिडर एट द सेंट्रल मोटिव ऑफ पेंटिंग. वारली पेंटिंग में जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है सन और मून को, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है माउंटेन को और स्क्वायर जो कंसीडर किया जाता है कि वो सेंट्रल मोटिव है पेंटिंग का. People and animal are represented by two inverted triangle joined together, where the upper triangle is the torso and the lower triangle is the pelvis. जो people और animal है उनको represent किया जाता है two inverted triangle के मदद से जो कि एक दूसरे से joint होते हैं, जहाँ पे upper triangle जो है वो torso को represent करता है और lower triangle pelvis portion को. The central theme of the painting are seen portraying hunting, fishing, farming, फेस्टिवल एंड डांस, ट्री एंड एनिमल्स एंड यूज टू सराउंड दिस सेंट्रल थीम. जो सेंट्रल थीम होता है पेंटिंग का उसमें सीन होते हैं जो कि पोर्ट्रेट करते हुए है हंटिंग को, फिशिंग को, फार्मिंग को, फेस्टिवल और डांस को, ट्रीज एंड एनिमल्स को जो कि सराउंड कर रहा है सेंट्रल थीम को. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसका हम ब्रीफली जान ले बुलेट पॉइंट को. सबसे पहला टॉपिक था हमारा नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन पॉलिसी. तो इसमें हम लोगों ने देखा ICAR ने लॉन्च किया इसको, उसके बाद इसका एम क्या था, इसको
फंड किया गया है वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 50-50 बेसिस में। इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने देखा। फिर NAHEP को लॉन्च जो किया इसने स्टूडेंट रेडी, उसके बारे में जाना। देन हम लोगों ने किया पोलावरम प्रोजेक्ट, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश पे ये बन रहा है, क्या फैसिलिटेट करेगा ये डैम। फिर रिजर्वेयर जो है वो स्प्रेड कर रहा है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, ये प्रोजेक्ट किस टाइप का है। फिर नेशनल स्टेटस का इसको कब दिया गया, न्यूज में क्यों आया। देन हम लोगों ने किया पीफीजर वैक्सीन, तो किसने डेवलप किया है, ये जो वैक्सीन है थर्ड फेज में ट्रायल का है, इसका वर्किंग और चैलेंजेस क्या है। देन इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इसमें हम लोगों ने देखा कि ये कौन सा एडिशन है, इसका थीम क्या था, किसने ऑर्गेनाइज किया और ये है क्या। देन ग्रेस एफओ मिशन, कि इसको लॉन्च किया गया था 2018 में विद पार्टनरशिप, किसके साथ मिलके, किस लिए लॉन्च किया गया था। फिर इसमें हम लोगों ने एल्टीमेट्रिक स्टडी और ग्रेविमेट्रिक स्टडी को भी कंसीडर किया। देन हम लोगों ने किया इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो कि PIB का न्यूज था। इसमें हम लोगों ने देखा कि ये कब क्रिएट किया गया था, क्यों, इसके बेंचेस जो थे स्टार्टिंग में कहाँ कहाँ है, अब कितने बेंचेस है, इसका फंक्शनिंग क्या है, न्यूज में क्यों आया। देन 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस इनोग्रेटेड, तो किस मिनिस्ट्री ने इसको इनोग्रेट किया है, फिर क्यों, इसका जेनेसिस कब हुआ और इसका थीम क्या है। देन सेफ्रोन, जो कि PIB का न्यूज था, तो इसका रीजन हम लोगों ने देखा। फिर अभी कहाँ पे ग्रो किया जा रहा है और न्यूज में क्यों आया। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वारली आर्ट, ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म था महाराष्ट्र का, जिसका रूट जो हम ट्रेस बैक कर सकते हैं 10th सेंचुरी AD से। ये कौन से ट्राइब से ड्रॉन किया गया है। देन हम लोगों ने वारली पेंटिंग के बारे में जाना। That's all for daily current affairs session. If you like our video, then subscribe our channel, like and share the video with your friend. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.